सर, आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत। और आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट थर्ड, तीसरा। तो आप सभी लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से और होप सभी लोग एंजॉय भी करेंगे सेशन को। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है स्टार्ट कर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ तरह से। चलिए, पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके बारे में जवाब दीजिए। मैं चैट खोल लूं जरा। चैट, हाँ। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ आपके सामने इस तरह से है। ये है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। आवाज क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है? वापस एक बार मुझे कहें, आवाज क्लियर नहीं है अभी? अभी आवाज बराबर है? हाँ, ओके। दूसरा, दूसरा, एक, दो, 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 दो। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जवाब, 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 जवाब। लेखराज, दो। 29 कौन है? 29 अपना नाम जरा इस पे लिख दे। तो जो 29 लिखा हुआ अपना नाम लिख दे। मनीष पटेल, दो। जवाब, 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 फटाफट। आवाज अगर ब्रेक हो रही है अभी तो मुझे एक बार मैसेज करते हैं तो मैं अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही करूं। वैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बराबर है। ओके, ओके, ओके। चलिए जवाब देख लेते हैं। जवाब है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। जवाब, जवाब, जवाब है दो। दूसरा वाला जवाब सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। अगर कोई उकसा दे, बढ़ावा दे दे तो उससे नहीं होगा कि हाँ चल भाई तेरा विकास हो रहा है, चल भाई तेरा विकास हो रहा है, उससे बढ़ावा नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। यानी हर हर अवस्था में, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, हर अवस्था में उसे अपने अपने खतरे होते हैं। ये वाला जवाब सही है। और जो है मतलब ये होता है। उसके बाद विकास विकास के उकसाने से नहीं होता है। यानी यही वाला जो जवाब है इसमें, यह वाला गलत है। असत्य, मतलब यह कथन सत्य नहीं है, असत्य है। बाकी सारे सत्य हैं। बाकी सारे सत्य हैं। इसका मतलब क्या है? जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा दो। ओके, चलिए यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न लेते हैं। अगला वाला कुछ इस तरह से है। अगला वाला प्रश्न कुछ इस तरह से। अभी जवाब मेरा मेरा आवाज मेरी बराबर आ रही है? चलिए, अगला वाला है प्रश्न। अगला वाला प्रश्न है, सर आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नो, 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 ऐसा नो, ऐसा क्यों आ रहा है? जस्ट सेकंड। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे जरा बोलिए, बोल के बताइए। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है? अभी बराबर आ रही है? तो मुझे जरा बोल के बोलिए, बोलिए, यस बोलिए, सर, आ मुझे रही बोल है। के बताइए। आ रही है सर। वहां से आवाज दीजिए कोई। अनम्यूट करके बोलिए कोई। आ रही है सर। बोलिए, अब आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जब आ रही है, अभी भी आवाज क्लियर है? प्लीज मैसेज करिए। एक प्लीज। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है क्लियर? ओके, चलिए नहीं आ रही तो अब देखते हैं। अब देखते हैं यहां से। आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। अब जरा देखिए,
अब देखिए जरा, चलिए अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं हम। कुछ इस तरह से आपके सामने है स्क्रीन पे अगला वाला प्रश्न। अब आ रही है, चलिए ठीक है, अब आ रही है तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। कहाँ पे? घर में, विद्यालय में, यौन संबंध में, मानव शरीर में। कहाँ पे लेना मतलब पसंद, ये जो है रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। रुचि लेना कहाँ प्रारंभ करते हैं बच्चे? रुचि लेना कहाँ प्रारंभ करते हैं? जवाब जवाब जवाब। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, यौन संबंध में, मानव शरीर में। ओके ओके, सही जवाब, सही जवाब, बहुत बहुत बढ़िया सबका है जवाब। जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी यहाँ पे जो है वो विद्यालय में, धर्म में बच्चे इस अवस्था में धर्म में कैसे जवाब ले सकते, रुचि ले सकते हैं? ये हो नहीं सकता है। विद्यालय में है, यौन संबंध में ले नहीं सकते हैं छोटे बच्चे, और मानव शरीर में ले नहीं सकते हैं। इस तरह से ये वाला जो जवाब हुआ सही है। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से, हाँ, your microphone has been changed to capture input terminal AC। ओके, आवाज पहुंच रही है सभी तक। मनुष्यों मानवों में जीन किसमें स्थित है? मनुष्यों मानवों में जीन किसमें स्थित है? मनुष्यों मानवों में जीन किसमें स्थित है? उसका प्रश्न है, जवाब है जो है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में, मनुष्य सूत्र में है। और जीन कहाँ पे स्थित होता है? जीन कहाँ पे स्थित होता है? कोशिका में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में, गुणसूत्र में, कहाँ पे होता है स्थित? जवाब 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 जवाब, फटाफट 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 फटाफट। और कोई जरा माइक मुझे अपना ऑन करके मुझे बोलिए तो आवाज मेरी पहुंचे कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर यही मुझे एक बार इनपुट चाहिए था। हाँ, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। यानी जो है इसका जवाब सभी का 4 आ रहा है, 4 जवाब आ रहा है। 4 में देखते हैं जवाब, इसका जवाब क्या है? जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। यानी मैंने समझाया हुआ था, बताया हुआ था कि जो जीन होता है, जीन का होता है, जीन पाया जाता है गुणसूत्र में। कुल 23 गुणसूत्र जो होते हैं, 23 में से एक जो है, इसमें से एक निकाल दें, इसमें से एक निकाल दें, ये जो है ये XY मेल में, XX जो है वह फीमेल में, तो एक निकाल दें तो 22 बचते हैं। 22 समान होते हैं, एक असमान होते हैं। जबकि उसमें जितने भी 23 हैं, 23 के 23 में अलग 23 में जो है वो अलग अलग 23 में जो है अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वह गुणसूत्र जो है वह गुणसूत्र आगे जाकर के व्यक्ति के जो वंश है वह उसी में आकर के झलकते हैं। आधे 1/4, 1/16, 1/8 ऐसे करके। तो जो गुणसूत्र में ही स्थित जो है जीन स्थित होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ तक समय आ गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, शैक्षिक मनोविज्ञान किस अधिगम वातावरण के साथ अधिक चिंतित होती है? शैक्षिक मनोविज्ञान किस साथ अधिक चिंतित होती है? यानी उसका ज्यादा लगाव किसके साथ में होता है? उसका जो जवाब है, उसके ऑप्शन है कुछ इस तरह से। शैक्षिक मनोविज्ञान किस अधिगम वातावरण के साथ में अधिक चिंतित होती है, मतलब कंसर्न होती है, किसके साथ में ज्यादा लगती है? तो औपचारिक वातावरण के साथ में, अनौपचारिक वातावरण के साथ में, भौतिक वातावरण के साथ में, सामाजिक वातावरण के साथ में। जवाब कौन से वातावरण के साथ में शैक्षिक मनोविज्ञान ज्यादा काम करती है? चिंतित मतलब कंसर्न रहती है, उसी के साथ में काम करती है। यहाँ पे प्रश्न का जो जवाब प्रश्न है वो इस तरह का है कि शैक्षिक मनोविज्ञान किस अधिगम वातावरण के साथ अधिक चिंतित होती है? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब एक आ रहे हैं सभी के, एक 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 आ रहे हैं जवाब सभी के, एक आ रहे हैं जवाब फटाफट। अभी बहुत सारे लोग बाकी जवाब 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 4 सामाजिक वातावरण, पृथ्वी 1। हाँ जवाब, अभी बहुत सारे लोग के जवाब बाकी हैं। रीना गहलोत, हाँ जवाब फटाफट, और तेजी से जवाब दीजिए, और तेजी से जवाब दीजिए। जवाब रुक गए, पृथ्वी, मोनू। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ हम देख लेते हैं। तो शैक्षिक वातावरण में, अनौपचारिक वातावरण, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है अनौपचारिक में तो काम नहीं करेगा, भौतिक वातावरण में तो काम नहीं करेगा, सामाजिक वातावरण में भी नहीं काम करेगा। तो जो है, जो अगर शैक्षिक मनोविज्ञान की बात आई है तो कहाँ पे आई है? शिक्षा। किसके साथ में आई है? शिक्षा। यानी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना।
तो ये शिक्षा है, तो शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होती है? शिक्षा मतलब क्या? औपचारिक। तो ये है क्या, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वो औपचारिक होगा। पहला वाला जो जवाब है इसका सही है, पहला वाला जो जवाब है इसका ये सही होगा, पहला वाला जवाब एक सही है। चलिए अगला वाला लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से है। हाँ, जब शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पर? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य केंद्रित शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। जो है शिक्षा मनोविज्ञान किस पर ज्यादा बल देता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस पर ज्यादा बल देता है? श्रेणीदान दो, विशाखा दो। जवाब 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 जवाब। कोमल शर्मा, प्रकाश, सोनी, चालूदान, हेमलता, निधि, उषा। जवाब पृथ्वी, रीना, दीनू, हेमाली, सुमन, मनीष। जवाब 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 जवाब, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब आने चाहिए। चित्रा, जवाब जवाब दीजिए, जवाब आने चाहिए सभी के, जवाब आने चाहिए सभी के। ओके, दो सही बात है। तो यहाँ पे जो है वो जवाब है, वो जवाब बिल्कुल सही सभी लोगों ने दिया है। दो, छात्र केंद्रित शिक्षा पर जो है यह जोर देती है, यह जो अधिक बल देती है शिक्षा मनोविज्ञान, वह छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। ये इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए इसका जो है जवाब आंसर क्या है यहाँ पे लिखा वो ले लेते हैं, दो, दो इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला जवाब प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है, विकास का मतलब क्या? तो विकास का मतलब परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास क्या है? विकास किसको कहेंगे? विकास किसको कहेंगे? जवाब जवाब जवाब, विकास किसको कहेंगे? विकास किसको कहेंगे? विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले। सभी का जवाब चार आ रहा है, चार आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही है जो जवाब सभी लोग दे रहे हैं चार, वो चार जवाब यहाँ पे सही है। चार जवाब क्यों सही है? क्योंकि परिवर्तन के बाद की श्रृंखला जो है वह हो नहीं सकती है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप ये भी नहीं होती है, यानी विकास निरंतर चलती रहती है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या है? परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसके अनुभव होते जाते हैं और वही परिवर्तन उसके अंदर में होते जाते हैं। तो ये परिवर्तनों एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली श्रृंखला जो है यह इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने जवाब दिया है। इसका जो आंसर है वो चार है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है इस तरह से है कुछ। वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी एज जो जो ट्रांजिशन करती है वयस्कावस्था के लिए, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? वह कौन सी अवस्था कहलाती है? इसका जवाब है यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? जवाब जवाब जवाब, श्रेणीदान दो, कोमल, सिमरन। जवाब जवाब, दाभी, पृथ्वी, निधि, चित्रा। जवाब मयूरी, दाभी। जवाब विशाखा। जवाब 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 जवाब, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है, मैंने बताया हुआ था कि ये जो है ये बाल्यावस्था है यानी चाइल्डहुड, और ये जो है ये एडोलसेंस है, ये एडोलसेंस है। अब ये एडोलसेंस क्या करता है? एडोलसेंस अब यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचता है एडोलसेंस में, बट यहाँ से जब यहाँ पहुंचता है तो उसके बाद ये एडोलसेंस में जब आ जाता है यहाँ पे एडोलसेंस में, तो यहाँ से यह एडल्टहुड की तरफ, वयस्क होने की तरफ जाता है। तो ये यहीं से बदलाव इसके अंदर आते हैं। तो यह जो एडोलसेंस की तरफ जाना है वह किसके बाद आता है? तो एडोलसेंस की तरफ। तो पहल कौन करता है? संक्रमण करने की पहल कौन करता है? तो पहल करेगा कौन? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है वह पहल करता है, यानी वयस्कावस्था से पहले कौन सी अवस्था आती है? तो एडोलसेंस आती है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो एडोलसेंस है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। इसका जवाब क्या था देख लेते हैं, दो। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, किसमें आ जाती है? तो यह किशोर में, वयस्क में, वृद्ध में, बालक में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता किसमें आ जाती है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता कौन से व्यक्तियों में आ जाती है? जो बालक होते हैं उनमें, जो वृद्ध होते हैं उनमें, जो वयस्क होते हैं उनमें, या जो किशोर होते हैं उनमें। जवाब 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 जवाब, फटाफट, ये सेकंड लगने चाहिए जवाब देने में, सेकंड आने चाहिए। श्रेणीदान
श्रेणीदान जो है वो किशोर वयस्क नहीं हो पाता है। किशोर जो है वो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता उसके अंदर नहीं आती है, वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एक नहीं होगा उसका जवाब। जवाब इसका जो है वो परिपक्व जब हो जाता है तो वह वयस्क बन जाता है, तो वयस्कता जो है वही इसका सही जवाब है। किशोर नहीं हो सकता है, किशोर तो उसकी तरफ बढ़ता है, वयस्क होने की तरफ, परिपक्व होने की तरफ बढ़ता है, परिपक्व होने की तरफ वयस्क बढ़ता है, मतलब किशोर। वही जो वयस्क है वह वयस्क पूर्व पूरा का पूरा परिपक्व हो जाता है। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो परिपक्व हो जाता है व्यक्ति, उसे कहते हैं वयस्क, उसे ही एडल्टहुड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब क्या है? तो जवाब है 2, वयस्क। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तुरंत आना चाहिए इसका जवाब, तो तुरंत आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। वैसे ही कोई कह दे क्या कहते हैं, वैसे ही कोई कह दे क्या कहते हैं, ऐसे ही बिना देखे हुए कोई कह दे क्या कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था। वेरी गुड, वेरी गुड, किशोरावस्था। तो चलिए जवाब 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 एक, जवाब एक, जवाब एक, किशोरावस्था, किशोरावस्था। इसका जवाब जो है वो 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना आप लोग सीख लिए हैं कि तुरंत के तुरंत जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब 1 है। 1 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, लड़के पैदा होने के लिए उत्तरदायी, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। लड़के के लिए पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी एकदम बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। जवाब दीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जवाब दीजिए। एक्स वाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स वाई, एक्स वाई। तो इसमें कौन सा जवाब होगा? इसमें कौन सा जवाब होगा? इसमें कौन सा जवाब होगा? इसमें कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा जवाब होगा? तीसरा, एक्स वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितने चालाक हो गए आप लोग, और आप लोग का लेवल कितना बढ़ गया है, आप लोगों का लेवल कितना बढ़ गया है। ऐसे ही लेवल आपका जो है वो बढ़ेगा। इतना तेजी से आप देखिए कितना क्विक क्विक आंसर दे रहे हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए जवाब इसका ऑप्शन से दे लीजिए। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं, उपयुक्त सभी। कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है। कौन सा जवाब सही है? उपयुक्त सभी। जवाब 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 जवाब, आंसर आंसर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। देख कितना बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरह से जवाब दे रहे हैं। ये एक दूसरे के पूरक है, मैंने बताया हुआ था, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के जो है संयोजक हैं। तो इसका जो जवाब है, जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है इसका? 3। जो राइट आंसर है वो 3। अगला ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? सही क्रम यहाँ पे ऑप्शन दिए, उसमें से देख लीजिए कौन सा सही क्रम है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सा एज सही क्रम में आएगा? विकास का सही क्रम कौन सा आएगा? विकास का सही क्रम कौन सा आएगा? विकास का सही क्रम, विकास का सही क्रम, विकास का सही क्रम, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बहुत बढ़िया। आज देखिए जवाब तो बहुत ही गलत, मतलब रेयर आ रहे हैं, रेयर में आ रहे हैं, बाकी सारे लोग जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब 2 है। सही जवाब जो है वो 2 है। पहले शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। इस तरह से इस सीक्वेंस में है, 1 2 3 और 4, इस तरह से सीक्वेंस में है। और ये सभी बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, ये सभी बढ़ते हुए क्रम होते हैं और एक दिशी होते हैं, एक दिशा में ही चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं। तो एक दिशा का भी इसका जो है प्रिंसिपल है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्सेस का एक प्रकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्सेस, यानी जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न मैंने बताया हुआ था, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, बेबी और टोडलर मैंने बताया हुआ था। जो है एक तो मैंने बताया हुआ था इन्फेंट, दूसरा बताया था न्यूबॉर्न, और नहीं, एक न्यूबॉर्न, इन्फेंसी और टोडलर, और साथ में एक मैंने बताया हुआ था बेबी। 4 बताए थे मैंने। तो इन्फेंट को इन्फेंसी दोनों कहते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसे रिफ्लेक्सेस कौन से दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपके, देखिए, आंख झपकना, आई ब्लिंक, चूसना, सकिंग, तैरना, स्विमिंग, कार चलाना। ऐसा कौन सा रिफ्लेक्सेस है जो नवजात शिशु में नहीं दिखाई पड़ता है? नवजात शिशु में नहीं दिखाई पड़ता है, नवजात शिशु में नहीं दिखाई पड़ता है। जवाब 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 जवाब, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब है इसका 4, कार चलाना।
यहाँ पे कार चलाना। स्विमिंग से ले लेते हैं तो स्विमिंग बच्चा क्या है, फ्लोटिंग करता है, अपनी माँ के घर में वही फ्लोटिंग करता है, स्विमिंग करता है वह, तो स्विमिंग करना भी इसको आता है, यानी वह हाथ पैर फैलाता है तो ऐसे से करता है, तो भी क्या है उसका, वो भी उसका क्या है, वो स्विमिंग जैसा ही है, हाथ पैर जब ऐसे करता है तो वो भी लेके ही आता है, उसको कोई सिखाता नहीं करने के लिए। अब ये करना मतलब वो स्विमिंग ही कर रहा है, तो ऐसे स्विमिंग करना और सकिंग करना, ऐसे करना, आंख ब्लिंक करना, ये सब जो है रिफ्लेक्सेस वो बच्चा जन्मजात लेके आता है, जन्मजात लेके आता है, इसको कोई सिखाता नहीं है, एक्वायर भी नहीं होती है, बच्चा जन्म से लेके आता है, बच्चा जब पैदा होता है वहीं से लेके आता है। ये क्रियाएं जो है वो रिफ्लेक्सेस जन्मजात होती है। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बच्चे के अंदर में लॉजिक, बच्चे के अंदर में जिज्ञासा, बच्चे के अंदर में निरीक्षण की भावना का विकास, की शक्ति का विकास कहाँ होता है, कौन सी अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में। जवाब, कौन से वर्ष की अवस्था में बच्चे में जो है वह जिज्ञासा, तर्क और निरीक्षण की भावना का विकास होता है, कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में। जवाब 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 फटाफट 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 फटाफट। इसमें देखिए सभी लोग कंफ्यूज हैं, इसमें सभी के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, इसमें सभी के जवाब अलग अलग जवाब आ रहे हैं। जवाब जो है ये 6 वर्ष में तो तर्क जिज्ञासा होता नहीं है। आप अगर पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, अभी बताया जाएगा उसमें। तो 6 वर्ष की अवस्था में तर्क जिज्ञासा आता नहीं तो ये होगा नहीं। 8 वर्ष की अवस्था में भी तर्क जिज्ञासा आता नहीं, लॉजिक लगाना नहीं आता है, लॉजिक लगाना नहीं आता है। लॉजिक लगाना शुरू कहाँ से होता है, तो 11 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। 15 वर्ष तक तो वह पूरा का पूरा लॉजिक और वो पूरा पूरा जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीखने लगता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी आ जाता है उसको, बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आ जाती हैं, लॉजिक नहीं एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आ जाती हैं। कौन सी अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में। इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है 3, सही आंसर होगा इसका 3। क्या होगा सही आंसर, चले तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो है वो 3 है, यानी 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा, निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, 11 वर्ष की अवस्था में। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कौन सी अवस्था में, 1 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में। कौन सी वर्ष की आयु में बच्चे मातृभाषा सीख लेते हैं, मदर टंग वो सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। सीखना, सीखना की बात हो रही है, कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, 1 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में। जवाब 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 जवाब। एक दो लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सबके जवाब गलत आ रहे हैं। बाकी सबके जवाब मैंने बताया हुआ था जो भाषा सीखने की जो अवस्था होती है वह क्या होती है, क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है 3 साल। तो 3 साल तक बच्चा जो है सारी भाषाएं सीख लेता है। इसका मतलब इसमें 2 जवाब दिया हुआ है, 2 यानी 2 वर्ष, तो 2 वर्ष जो है वो उसका सही जवाब होगा। 2 वर्ष तक बच्चा सारी मातृभाषा एक्वायर कर लेता है, मातृभाषा को। फिर रिसेप्शन, एक्वायर करना होता है, सीखना होता है, सीखना और अभिव्यक्ति करना तो बाद में आएगा, सीख लेता है सब, लगभग सीख लेता है सारी बातें 2 साल, 2 महीने में मातृभाषा उसके अंदर में आ जाती है। तो 2 वर्ष जो है वो क्रिटिकल पीरियड इसीलिए कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड इसीलिए कहते हैं कि इस क्रिटिकल पीरियड में वह जरूरी है बच्चे को सब कुछ आना। तो क्रिटिकल पीरियड यहाँ पे क्या होगा, तो 2 वर्ष होगा। चलिए तो इसका आंसर जो होगा वो 2 वर्ष होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, मध्य किशोरावस्था से। कौन सी से जो है अवस्था से विद्रोह की भावना संबंधित है, कौन से विद्रोह की भावना संबंधित है। जवाब 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 विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, दाभी 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 विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना। तो विद्रोह की भावना बाल्यावस्था में तो आता ही नहीं है, सबसे मिला जुला रहता है, इसको पता ही नहीं होता क्या होता है विद्रोह शैशवावस्था को। पूर्व किशोरावस्था में थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब पता रहता है क्या क्या होता है, बट अभी भी वह तैयार नहीं होता। अभी तो किशोरावस्था में तो ये रहता, सोचता है कि मैं अभी बाल्यावस्था में हूँ कि मैं अभी किशोरावस्था में कहा, उसको तो पता ही नहीं होता है। जब बच्चा और मेच्योर हो जाता है तब वहां पे विद्रोह करने लगता है। तो यहाँ पे जो अवस्था है वह मध्य किशोरावस्था, इसका सही जवाब है। विद्रोह की भावना उसकी मध्य किशोरावस्था में आती है, तो मध्य किशोरावस्था सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न हो गया, ये इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न लेते हैं, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है।
किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्तियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्तियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? शिक्षक का, यानी किसके किसके मतलब साथ में रहने पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। शिक्षक के रहने पर, माता पिता के रहने पर, सगी संबंधियों के चलचित्र से। किसके साथ में रहने पर, किसके साथ में रहने पर, किसके साथ में, माता पिता के रहने पर, शिक्षक के साथ में रहने पर, साथ ही साथ संगी साथियों के साथ में रहने पर, या चलचित्रों के साथ में रहने पर किसका प्रभाव उसकी मनोवृत्तियों पर ज्यादा पड़ता है? किसका प्रभाव? हाँ सही बात है। इसका जो सही जवाब है, बहुत बढ़िया सभी लोग दे रहे हैं, उसके जो संगी साथी हैं, संगी साथी के साथ में उसका असर ज्यादा होता है। शिक्षक का असर कम होता है, माता पिता का भी असर कम होता है, बट संगी साथी के साथ में जितना रहता है उसका असर उसके व्यवहार पर और उसकी मनोवृत्तियों पर पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? यानी यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे दो बातें हैं, ध्यान करिए। एक है विकास और दूसरा है अधिगम। विकास है अधिगम, दोनों के बीच में संबंध जो कौन सा सूचित करता है, ये जो है, इसमें से अभी अभी आज जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न कहीं न कहीं आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जवाब है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित व अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। विकास का ध्यान के बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होता है। जवाब यहाँ पे विकास और अधिगम के बीच संबंध को कौन सा स्टेट है सूचित करता है, सही बताता है, वो कौन सा है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इसका जवाब कौन सा है? कौन सा है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित अंतर निर्भर है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। क्या है जवाब? जवाब 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 दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। जवाब एक है सभी का। यहाँ पे जो जवाब है वह एक है, यहाँ पे जवाब जो है वह एक है। बहुत बढ़िया। तो ये अंतर संबंध और अंतर निर्भर होते हैं, तो इसका जो जवाब है वह सही है। तो आगे चलते हैं, हम अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं। अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं, कुछ इस तरह से अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं। अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तरह से है। 19वां प्रश्न, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से हेरिडिटी के संबंध में बता रही है। हेरिडिटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत है तो वो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इससे रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। इसमें कौन सा जवाब सही है, मतलब कौन सा में इन पूरे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? वंशानुक्रम, बहुत ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? देखिए सभी लोगों के अलग अलग प्रकार के, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, सॉरी 4 सही है। 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। वंशानुक्रम बताइए, आपको क्लियर नहीं है? वंशानुक्रम क्लियर नहीं है। वंशानुक्रम क्या करता है? वंशानुक्रम ही एक्स और वाई, एक्स और वाई वाई देता है, एक्स और वाई वाई देता है। इसका मतलब लिंग का निर्धारण करता है, ये तो सही है। लिंग का निर्धारण करता है, ये सही हो गया। वही दूसरी बात, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे मम्मी पापा होते हैं वैसा बच्चा है, यानी भी सही होगा, शारीरिक संगठन भी होगा उसका, यह सही है, गलत हो नहीं सकता है। तीसरा है, यह जुड़वा बच्चों के संबंध में योगदान देता है, ये भी बताया था कि आइडेंटिकल ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विन भी जो है वंशानुक्रम से ही आता है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत तो यही बचा ना, चौथा वाला। भाई आदमी बहुत तेज, इंटरनेट पता नहीं चला जाएगा, हो सकता है आदमी बहुत तेज आई है। आवाज पहुंच रही मेरी? आवाज मेरी पहुंच रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है सर। यहाँ तो बहुत तेज तूफान आया है अभी। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला ले लेते हैं। तूफान तब तक पता नहीं चला जाए, बिल्डिंग न उखाड़ दे, इतना तेजी से आया है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। आज सुबह से गर्मी हो रही थी, आज चौथा वाला जवाब सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, 20वां जवाब। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति एवं अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। समान आयु, एक ही एज के बच्चों में, समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संबंध में विद्यालय की क्या भूमिका है? इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करे, सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। कौन सा सही है? कौन सा सही है? जवाब, कौन सा जवाब सही है? जवाब 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 जवाब। बच्चे सभी समान आयु के बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी आकृति अलग होती है, योग्यता, रुचि, स्वभाव सब कुछ अलग होता है। तो उसमें शिक्षक क्या ध्यान करे? शिक्षक क्या ध्यान करे? तो यहाँ पे सही बात है, जो इसका जवाब है वो चौथा जवाब बिल्कुल सही है। चौथा जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। हाँ, अब 21वां सवाल है, सर्वोत्तम सीखने का तरीका है। सबसे उचित सीखने का तरीका क्या है? सबसे उचित सीखने का तरीका क्या है? पढ़ना, सुनना, करना, देखना। सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका क्या है? सर क्या? सर किसी ने कुछ पूछा है इसमें? तीन 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 तीन, सभी के जवाब तीन आ रहे हैं। पढ़ना जो है सीखने का तरीका हो नहीं सकता है, पढ़ने से सीखना आएगा नहीं ज्यादा। आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं याद रखूंगा, आप मुझे सुनाओगे तो मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओगे मैं थोड़ी देर तक याद रख पाऊंगा। आप जब मैं कराऊंगा, जब आप लोग कराओगे मुझे तो मैं ज्यादा देर तक याद कर पाऊंगा और मैं सीख पाऊंगा। यहाँ पे करना ही जो है डूइंग बाई लर्निंग। कैसी? तो डूइंग बाई लर्निंग, ये जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चों को डूइंग बाई लर्निंग कराना चाहिए। डूइंग बाई लर्निंग वो बेहतर होता है, इससे डूइंग बाई लर्निंग कराना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अगला लेते हैं, इसका सही आंसर है वह 3 होगा। 3 हो गया। चलिए अगला चलते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा गया है? किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा गया? अध्यापक का दाहिना हाथ हो, डॉन का दाहिना हाथ नहीं। अध्यापक का दाहिना हाथ किसे कहा गया है? तो दाहिना हाथ प्रोजेक्टर को, रजिस्टर को, चार्ट को, श्यामपट्ट को किसे कहा गया दाहिना हाथ? दाहिना हाथ किसके कहा गया? प्रोजेक्टर को कहा गया, रजिस्टर को कहा गया, चार्ट को कहा गया, श्यामपट्ट को कहा गया है। हाँ, ये तो आप ऐसे ही कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि टीचर किसका यूज करता है ज्यादा? तो श्यामपट्ट का यूज करता है, तो श्यामपट्ट को ही टीचर का दाहिना हाथ कहा गया है। शिक्षक हमेशा श्यामपट्ट का यूज करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो जवाब है वो 4 है। चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड को अपनाया जा सकता है कहाँ पे? पाठ का सारांश बताते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय, उपरोक्त सभी अवसरों पर। जो लेक्चर मेथड है उसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है? पाठ का सारांश बताते समय, कठिन प्रसंगों का स्पष्ट करते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय, या उपरोक्त सभी अवसरों पर। उपरोक्त सभी अवसरों पर। सही बात है, सही बात है, सबके जवाब सही आ रहे हैं। उपरोक्त सभी अवसरों पर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेक्चर मेथड का। चलिए, तो चौथा जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। रचना मेथड मैंने बताया हुआ था, रचना मेथड मैंने बताया हुआ था, अलग प्रकार की रचनाएं करना, कंस्ट्रक्ट करना। रचना मेथड यानी रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है कहाँ पे? सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में, अभिव्यंजनात्मक रूप में। किस रूप में रचना के शब्दों को प्रयुक्त किया जा रहा है? यानी रचना अगर करनी है तो उसमें शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है किस रूप में? अभिव्यक्ति के रूप में, सुव्यवस्थित रूप में, भावात्मक रूप में, अभिव्यंजनात्मक रूप में। किस रूप में? जवाब 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 सुव्यवस्थित, अभिव्यंजनात्मक, एक सुव्यवस्थित। जवाब नारायण सिंह 3, 1, सोनी 3, सोनी 1, रमेश पुरोहित 1, 3, 1, 1। जवाब 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 जवाब
टाइफून है ना, हाँ टाइफून तो बहुत तेजी से उत्पात मचा रहा है भावनगर में। जवाब 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 सभी के गलत है भाइयों, जवाब सभी की गलत है, किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राइंग में हम अपनी क्या करते हैं, हम अपनी क्या करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं। ड्राइंग में हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो अभिव्यक्ति देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अभिव्यक्ति आएगी। इसका सही जवाब जो है वो अभिव्यक्ति होगा। जब भी हम अपनी रचना करते हैं, कुछ भी, चाहे हम शब्द लिखते हैं चाहे कुछ करते हैं, तो उसमें अपनी अभिव्यक्ति ही देते हैं। हम सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें उसी रचना के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। उषा कुमारी दो जवाब नहीं है, अभिव्यंजनात्मक नहीं होता है। जब भी हम अभिव्यक्ति करते, चाहे हम ड्राइंग करें, चाहे पत्र लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति ही देते हैं। तो इसका जवाब जो है वो दो सही है। तो रचना में हमेशा अभिव्यक्ति आती है, अभिव्यक्ति के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं शब्दों को। चलिए अगला लेते हैं। अगला वाला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, भाषाई कौशल का सही क्रम है, भाषाई कौशल का सही क्रम है LSRW, LSRW मैंने कल बताया हुआ था LSRW। चलिए इसको हटा दूं, LSRW कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है, तो यहाँ पे देखिए, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलिए पता नहीं सही होगा, हाँ कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, कौन सा जवाब सही है, सब जवाब सही कौन सा है, जवाब सही कौन सा है, मैंने तो इसे पहले ही बता दिया, पहले मैंने बता दिया, पहले बता दिया। क्या मैंने लिखा यहाँ पे लिखा LSRW। L मीन्स क्या, L मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। तो तीसरा वाला जवाब जो है वह बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा वाला जवाब, तीसरा वाला जवाब, भावनगर की सारी चीजें उखाड़ करके फेंक देगा ये साइक्लोन। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत तेज है, तूफान तो बहुत ही तेज है, हम तो बंद करके रखे चारों तरफ से अपना घर। हाँ आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से है, भाषा ग्राह्यात्मक कौशल है, भाषा ग्राह्यात्मक कौशल है, भाषा के ग्राह्यात्मक कौशल है, कौन कौन से ग्राह्यात्मक कौशल है आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, कौन सा भाषा ग्राह्यात्मक कौशल है, रिसेप्टिव स्किल्स, ग्राह्यात्मक कौशल मतलब रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स 4, सत्पाल ने कहा 4, सुनना, पढ़ना, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना। यहाँ पे क्या है, एक है LSR और W। L जो है से क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये हो गया R, और S से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो गया E। रीड करते हैं तो क्या होता है, हम इसे रिसेप्ट करते हैं, और राइट करते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये और ये क्या है, R है, L और R है रिसेप्टिव यानी सुनना, L मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, और R मतलब पढ़ना। तो ये वाला जवाब जो है वो सही है, सही है। चलिए तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो 4 है, जो सही जवाब है वो 4 है। चौथा जवाब इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह है, शिक्षण का उद्देश्य, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य है, पहला जवाब, इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, आज की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति करना, झलकी चेष्टाओं का परिष्कृत करना, झलकी चेष्टाओं को परिष्कृत करना। क्या है इसका सही जवाब, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जवाब, जवाब दो, जवाब 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 जवाब, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, आज की उदात्त भावनाओं का संवर्धन करना, झलकी चेष्टाओं का परिष्कृत करना। क्या है जवाब, जवाब सही बात है, सही जो लोग जवाब दे रहे हैं वह सही है।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है छात्रों की अभिव्यक्ति, छात्रों का भावानुसार, छात्रों के भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, यानी उनको भाव के अनुसार पढ़ाना, पढ़ना, बोलना, बताना, उतार चढ़ाव में। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी की। तो ऐसे जो है ये जैसे हम गाना गाते हैं इस प्रकार से ये क्या है, हम उसको उतार चढ़ाव में गाने को गाते हैं। ये जो है इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, सही जवाब होगा वो 2। इसका सही जवाब होगा वो 2। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से, कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम प्रश्नोत्तर क्लास की टीचिंग कराते समय प्रश्नोत्तर प्रणाली यूज करते हैं तो उसका लाभ क्या है। छात्रों की प्रतिभागिता रहती है, छात्रों की प्रतिभागिता रहती है, समय का सदुपयोग होता है, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख होते हैं, शिक्षक का श्रम बचता है। क्या है इसका सही जवाब। अगर हमने क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग मेथड अगर हमने प्रयोग किया हुआ है, क्वेश्चनिंग मेथड, तो उससे क्या फायदा होगा। छात्रों की प्रतिभागिता रहेगी, समय का सदुपयोग होगा, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख होंगे, या शिक्षक का श्रम बचेगा, या शिक्षक का श्रम बचेगा। जवाब 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 जवाब, छात्रों की प्रतिभागिता रहेगी, छात्र समय का सदुपयोग होगा, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख होंगे, शिक्षक का समय बचेगा, शिक्षक का समय बचेगा। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वो 3। इसका सही जवाब है। छात्रों की सहभागिता तो रहेगी, वह छात्र तो सहभागिता जो है, अगर लेक्चर होगा तभी भी करेंगे, लेक्चर होगा तभी भी सहभाग करेंगे। जब टीचर लेक्चर लेता है तभी भी वह सहभाग ही करते हैं, बट छात्र अध्ययन के प्रति सचेत रहते हैं। सचेत कैसे रहते हैं, वह तुरंत ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और अभिमुख रहते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं वहीं पे कहाँ क्या पूछा जा रहा है। जैसे अभी आप क्या है, मैं अगर पढ़ाऊं, मैं जब लेक्चर लेता हूँ, 2 बातें हैं। मैं जब लेक्चर लेता हूं तो आप सारा प्रतिभाग तो करते ही हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं। प्रतिभाग का मतलब पार्टिसिपेट करना, एक है पार्टिसिपेट करना, आप पार्टिसिपेट तो करते ही हो। जब मैं लेक्चर लेता हूं तो हो सकता है कि आप कहीं आपका दिमाग इधर उधर भी हो, बट जब आज का प्रश्न है, आज के प्रश्न में बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट करके प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह सही जवाब क्या होगा, वह सही जवाब यहाँ पे 3 होगा। छात्र अध्ययन के प्रति सचेत रहते हैं और अभिमुख रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं उसी पे। इसका सही जवाब है वो 3 होगा। प्रतिभागिता करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन तो कोई भी करा लो, प्रोजेक्ट करा लो, लेक्चर करा लो, लगे बैठे वहां पे बैठे हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन से बैठना वो अलग मैटर है। चलिए, तो यहाँ पे जो जवाब है वो 3 है, तीसरा जवाब इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है वह लेते हैं। भाषा शिक्षक बच्चों का उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, और भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी का बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक भी भाषा प्रभावी हो, यानी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है। 1, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर ध्यान दे, भाषा शिक्षक में बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक की वर्तनी बहुत कठोर हो, बहुत कठोरता से, स्वयं भाषा शिक्षक भाषा में प्रभाव। जवाब जवाब यहाँ भी सभी के जवाब गलत ही आ रहे हैं, यहाँ भी सभी के जवाब गलत ही आ रहे हैं। इसका जो जवाब है, भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। जब शिक्षक भाषा प्रभावी रूप से यूज करेगा तो बच्चे भी भाषा में प्रभावी होंगे। जैसा टीचर बुलवाएगा बच्चे भी तो इसी करेंगे ना। प्रभाव किसका पड़ेगा बच्चों पर, बच्चे पर प्रभाव टीचर का पड़ेगा। तो टीचर जैसा भाषा यूज करेगा वैसा ही बच्चे यूज करेंगे। खाली मात्र उच्चारण पर ध्यान नहीं देना होता है, मात्र उच्चारण की शुद्धता पर ही नहीं, भाषा के बहुत सारे प्रयोगों पर, भाषा का कॉन्टेक्स्ट देना, भाषा का इनपुट देना, भाषा का एक्सपोजर देना, भाषा के लिए जो है वो ढेर प्रकार का बम्बार्डिंग करना, वो सब भाषा के तहत में आता है। तो भाषा का पूरा प्रभावी रूप से शिक्षक भाषा दे सके, वह जो है जवाब सही होगा। तीनों तो सही नहीं होगा। भाषा शिक्षक का पूर्ण ज्ञाता हो, पूर्ण ज्ञाता होकर के बहुत सारा लैंग्वेज आ रहा है, उसको अंग्रेजी बहुत आ रही, हिंदी बहुत आ रही, बट प्रभावी तरीके से वो उसको देने नहीं आता है।
भाषा को प्रभावी तरीके से देने नहीं आता है। सेकंड में भी तो वही है ना, नहीं, शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञाता मतलब क्या, उसको जानकारी है, ज्ञान है, उसको लिंग्विस्टिक का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। आप सभी लोगों को ज्ञान है, तो ज्ञान है तो क्या आप दे पाते हैं, उसको प्रेजेंट कर पाते हैं? नहीं ना। तो प्रेजेंट करना क्या है यहाँ पे, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, वह तरीके से वह दे पाए, वह एक्सप्रेस कर पाए, बच्चों को बता पाए। हमने कहा कि इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर, जो क्लार्क वो होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं। डीएम के पास हेड होता है, बट उसका इस्तेमाल कहाँ करना उनको पता नहीं है। तो टीचर के पास भाषा तो हो, भाषा का ज्ञाता के साथ साथ में उसकी भाषा प्रभावी हो, वह सही तरीके से दे पाए, हर जगह को हर तरीके में उसको प्रेजेंट करने आए। यहाँ पे जो है वह स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यह जवाब यहाँ पे सही है। दूसरा जवाब सही नहीं है। ठीक है, तो दो, भाषा का पूर्ण ज्ञाता होना। जैसे हमें कहे हमको सब कुछ आता है, हमने कह दिया हमको सब कुछ आता है, किसी ने कहा चल के आके पढ़ाओ, तो टाइट ऑफिस हो गए। पूर्ण ज्ञाता है, पंडित है, बट आकर के उनको पढ़ाने नहीं आता है, तो क्या होगा, वहां पे उनका भाषा प्रभावी होगा, बच्चे सीख पाएंगे नहीं। भाषा का पूर्ण प्रभावी तरीके से उसको प्रेजेंट करने आना हो, ये वाला उसका जवाब सही है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अगला जो अंतिम प्रश्न है वो लेते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न है वो लेते हैं। हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है क्या? तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा संरचनाओं पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। कहाँ पे आएगा, क्या आएगा? अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना है तो उसका मतलब क्या होगा, क्या करना? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। जवाब, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? सोनी 1, जवाब विशाखा 1, हिमालय श्रेणी 3, जवाब किशनदान 3, उषा 1, सिमरन 1, जवाब निधि यादव 1, जवाब पृथ्वी गुर्जर 3, रमेश पुरोहित 3। हाँ चलिए जवाब देख लेते हैं। जवाब इसका है वो 1 है, इसका जवाब जो है वो 1 है। जवाब है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। यानी अगर बच्चों में भाषा की क्षमता का विकास करोगे तो बच्चा जो है उसका यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे। जब बच्चे भाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो वह जो है वह सही होगा। यानी पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। भाषा की संरचनाओं पर अधिकार वो नहीं है, प्राथमिक स्तर को नहीं सिखाया जाता है। भाषा के अनुकरण करना वो भी नहीं सिखाया जाता है। भाषा के नियमों पर अधिकार होना ये भी नहीं सिखाया जाता है। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहते हैं अलग अलग रूपों में, प्राथमिक स्तर पर वो सिखाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे पहला वाला जो जवाब है वह सही है, पहला। चलिए तो यहाँ पे जो है आज का 30 प्रश्नों का जो सेशन था वो खत्म होता है। आज के कुछ जो है आज के स्मरणीय तथ्य हैं। मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम के अनुसार व्यक्तित्व का गुणनफल है। यानी जो व्यक्ति है वह गुणनफल है किसका? तो वंशानुक्रम और वातावरण, आप लोगों को पता है। और व्यवस्था, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है, किसके अनुसार है? तो ये रॉस के अनुसार है। तो ये जो है आज आपके सामने ये कुछ स्मरणीय तथ्य थे और 30 जो है बेस टाइप के जो पीछे एक जो है सप्ताह में पढ़ाए गए थे उसके जवाब थे। तो यहाँ पर जो है आज का सेशन वह समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सबको लाभ मिले। चलिए तो अब यहाँ से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है, प्रश्न ले लेते हैं।